हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चे मुझे पूछे हैं कि कैसे आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो, या फिर आपका क्या एजुकेशन चाहिए अगर आपको एंटर करना है, या फिर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है प्रिपरेशन की। वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात है कि आप एंटर किस तरह से करोगे, आपके वेज क्या है। आप कौन से डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो, कौन से डिफेंस सर्विसेज हैं जिसमें आप जाना चाहते हो, आप कैसे जाओगे, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी आपको चाहिए। आप वो कमेंट में आप कोई भी मैसेज डाल दो कमेंट में, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आप बिंदास होके कमेंट बॉक्स में आप डाल दो आपके जो भी कमेंट है। मुझे भी बहुत सारे क्वेरी थे जब मैं इन चीज़ों में जब मैंने भी बहुत सारे डिफेंस सर्विसेज के एसएसबीज दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं रिकमेंड नहीं हो पाया हूँ, बट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। तो इसलिए मैंने आज ये डिफेंस सर्विसेज का बनाया है। आप अदर देन डिफेंस सर्विसेज का आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ एग्जाम्स का कुछ ना कुछ होगा, या फिर कैसे प्रिपेयर करें, या फिर कोई और टेक्निकल एग्जाम होगा, या फिर डिफेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कुछ आपके अगर क्वेरीज होंगे एसएसबी के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो मुझे भी डालने में मज़ा आए और आपको भी जो सीखने में मज़ा आए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मेरे पास, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ। ठीक है। अ, अब मेरी बात करूँ मैं डिफेंस सर्विसेज की, तो मैंने इंडियन आर्मी का जो एसएससी टेक होता है 2015 में एसएसबी में मैंने भोपाल में मेरा हुआ था, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। टॉप 25 हम लोग चेस्ट नंबर वहाँ पे देते हैं, तो 25 तक हमको चुने गए थे। 25-26 तक तो हम लोगों का 5 दिन पूरा एग्जामाइन हुआ, हर तरह से हमको इंटरव्यू हुआ। मेरा वाइस प्रेसिडेंट के सामने इंटरव्यू हुआ, कुछ लोगों का प्रेसिडेंट साहब के सामने इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में सारी चीज़ें अच्छे से हुई। फिर 5 दिन के बाद रिजल्ट आया, हम में से 3 लोग जो है वो रिकमेंड हुए, और बाकी लोग हम लोग नहीं हुए। आपको मैं जस्ट पिक दिखा देता हूँ उसकी एक। ये देखिए, यहाँ पे मैं हूँ, तो जस्ट थिंग इज दैट कि आप भी जा सकते हो। 28 लोग तक सिलेक्ट हुए थे आपकी स्क्रीनिंग में। उसके बाद हम 5 दिन थे। आपको मैं अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो वो बहुत लंबा है, मैं उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मुझसे आप मतलब मैं मुझे तो मज़ा आता है बताने में, क्योंकि मैंने इवन उनके जो लास्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है जाने से पहले, वो पूछते हैं कैसा लगा क्या लगा, तो मैंने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। नॉन रिकमेंडेड हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा कुछ, मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई वहाँ से। वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है। टेम्परमेंट और बहुत सारी चीज़ें, आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो टास्क है कैसे किए, वो कैसे किए, लेकिन आप बहुत कुछ सीखते हो। और अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बंदे इसमें से कुछ जो थे वो कुछ डीआरडीओ में वर्क कर रहे थे, उस बंदे का भी रिकमेंडेशन हो गया। तो हाँ, इसके बाद मैंने बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आर्मी के दिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का मैंने ज़्यादा दिए, क्योंकि एज बार भी ठीक है वहाँ पे। तो असिस्टेंट कमांडेंट वहाँ पे पोस्ट होती है जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने पीएसबी मेरा क्लियर हुआ है। वहाँ पे भी मैंने जो नोएडा में उनका एफएसबी सेंटर है, एफएसबी सेंटर है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड का, तो वहाँ पे भी मैंने अपीयर किया हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हुए, अच्छे हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिवली ही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे ये चीज़ का कोई ये नहीं है, मेरा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश मैंने बहुत की, क्योंकि मैं होता है ना कि एक, यार कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि ये देखो, आपको ये सर्विसेज में जाना है तो आपको क्या चाहिए, आप पैशनेट चाहिए आपके देश के लिए। क्योंकि देखो, आप अगर ये इसको आप ये देख रहे हो कि फैसिलिटीज़ मिलती, ये मिलती, बहुत सारी मिलती, लेकिन आपको खुद को भूलना पड़ेगा तभी आपको मिलेगी। आपको पूरी तरह आपको देश के लिए सेवा करना ही पड़ेगा, आपके परिवार को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इवन मैं गया था तब ये चीज़ दिमाग में थी, जब फाइनल सिलेक्शन के लिए था तब दिमाग में घर वालों के भी था कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उनको एक खुशी भी रहती है, एक ये भी रहता है कि क्योंकि उनको भी एक माइंड डेवलप करना पड़ता है। खैर, वो सब बात की बातें मैं आपको अलग वीडियो बना के शेयर करूँगा, अगर आप चाहते हो तो। अ,
चलो आज मैं आपको 11-12 कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा, 10-11 की, जिससे आप एंटर कर सकते हो। ओके, अलग अलग एज में। ठीक है, तो पहला, अब मैं आपको तो पहले ये बता दूं कौन से फोर्सेस होते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और अदर्स। अदर्स में आपकी ओटीए में भी कुछ कुछ होते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग एकेडमीज होती है उसमें भी ऑफिसर्स की भर्ती होती है। उसके बाद में अदर्स, आप इंडियन कोस्ट गार्ड को पकड़ लो, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड भी बहुत बड़ा डिफेंस सर्विसेज है जहाँ पे बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा आप कैसे एंट्री ले सकते हो। ओके, अगर आप सच में डिफेंस के लिए मतलब सोच रहे हो कि आपको एंट्री करना है, तो पहले तो ये रहता है कि बहुत से बच्चों का मैंने ये भी देखा है कि इंडियन नेवी का देते, आर्मी का देते, लेकिन पसंद आर्मी होता है। वो एक होता है हर एक बंदे का अलग अलग, कुछ कुछ आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं फैमिली, कुछ कुछ नेवी बैकग्राउंड, एयरफोर्स बैकग्राउंड, कोस्ट गार्ड के बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप ये सब चीज़ें मैटर करती है कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, वो आप पहले फिक्स करिए। अ, तो एक एक आपको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, बस आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, क्योंकि ये सब बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। अ, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्स है वहाँ पे एंट्री करने के लिए। सबसे पहले तो एनडीए की बात करूँगा मैं, जो साल में 2 बार होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। उसका जो एज क्राइटेरिया है वो 16 से 19 है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि आपको अगर ये चीज़ मतलब याद नहीं रही तो आप लिख के रखो कहीं पे, नोट बनाओ, ताकि आप वो चीज़ को याद रखो कि कहाँ क्या होता है। देखो, आप पैशनेट और डेडिकेटेड हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो तो आप ट्वाइस इन ईयर एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका जो मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्वेलेंट एग्ज़ाम फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड, ये होना चाहिए, और 16 से 19 में आपकी एज होनी चाहिए। ये होता है 2 बार में बोला साल में। ठीक है, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें आप तीनों इसमें इसमें भर्तियाँ होती है। तो मतलब कुछ कुछ एग्जाम ऐसे मैं आपको जो बताऊंगा उसमें सिर्फ आर्मी के लिए, कुछ नेवी के लिए, कुछ कोस्ट गार्ड के लिए, कुछ एयरफोर्स के लिए, कुछ कुछ एग्जाम कंबाइन है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ उस हिसाब से बताऊंगा। तो ये कंबाइन के लिए जो होती है एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम। ओके, ये एक पहला हो गया। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो अगर, या फिर याद रखो, क्योंकि सी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शायद से सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं या फिर जिनको ये, लेकिन कुछ कुछ लोग, मतलब आपको किसी और को बताने के लिए भी अच्छा है ये। अगर कोई बहुत अच्छा सोच रहा है कि उसको डिफेंस सर्विसेज में आना ही है, तो उसको आप शेयर करो ये। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ना बहुत सर्च किए, ना मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड, नेवी बैकग्राउंड से कोई नहीं था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो मैं गया था वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक। ओके, जिसमें सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस होते हैं, उसमें होता है। सी, जो इंडियन आर्मी का ये जो ये है मतलब एसएसबी जो होता है, या फिर जो भी ये प्रोसीजर है एसएससी टेक का, ये एसएसबी होता है ये 5 दिन। ये लेफ्टिनेंट आपको पोस्ट रैंक जो है वो आपका 49 तक, वो मतलब जो भी विक्स है आपको 49, लगभग 43-49 विक्स तक आपका ट्रेनिंग चलता है। आफ्टर सिलेक्शन भी उसमें भी रिजेक्ट होते हैं, मतलब जो लोग मेरे साथ 3 रिकमेंडेड हुए एक साल में, शायद से उनको सारी चीज़ों, हाँ, लेकिन मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है कि उनका हो जाए। ठीक है, तो वो एक ट्रेनिंग देना वो तो होना ही पड़ता है, वो उसके लिए भी मैं बनाऊंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अभी जो है एसएससी टेक से आप जा सकते हो, उसकी लिमिट 20 से 27 है, अच्छी खासी लिमिट है, और सारे इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप अगर नोटिफिकेशन में भी जाओगे, जब भी आएगा मैं डालूंगा, लेकिन हर नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आ जाते हैं, हर एक के ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैकेंसीज आ जाते हैं, मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इंस्ट्रूमेंटेशन से, उसको मतलब 4 वैकेंसी, ये पूरे देश भर में होती है उतनी वैकेंसी। तो आपका जो सिलेक्शन है उस बेसिस पे होता है। जब सब लोग मतलब जो भी रिकमेंड होते हैं, जैसे अभी मेरे बैच में 3 लोग हुए, तो वो 3 लोग उनका स्कोर होता है। हर एक, मतलब एसएसबी इलाहाबाद है, बैंगलोर है, बहुत सारे एसएसबीज है, तो वहाँ से भी लोग क्वालिफाई होते हैं, वहाँ से भी लोग रिकमेंडेड होते हैं। उनकी मेरिट लिस्ट लगा के आपको टॉप 4 या फिर जो भी टॉप आप डिसाइड करोगे उतने आपको ट्रेनिंग के लिए भेजने पड़ेंगे, उनको रिकमेंड करना पड़ता है। मतलब जो रिकमेंड हुए हैं वो भी ऐसे नहीं है कि उनका हो गया, वो भी मेरिट आउट होते हैं कभी कभी, मतलब लिस्ट में होके भी वो मेरिट आउट हो जाते हैं क्योंकि वैकेंसीज कम होती है। तो हमेशा आपको यह याद रखना है एसएसबी के दौरान कि आपके स्कोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। इवन यू आर रिकमेंडेड, योर स्कोर शुड बी वेरी वेरी गुड। ओके, उसके बाद है आपका जो
कोई भी स्ट्रीम में आप दे सकते हो, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। मैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से हूँ यार दोस्तों, तो मैंने तो उसमें ही दिया। मेरे टाइम पे तो 4 वैकेंसी थी, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। तो ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए होता है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है टेक्निकल। आप और इसमें कैसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, मतलब जैसे एनडीए का जो था एग्ज़ाम था। एसएससी में क्या होता है, मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मुझे कॉल आ जाएगा, मतलब आता है मोस्टली। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा एक हुआ था प्रॉब्लम, लेकिन वो सॉल्व हो गया था। अ, ये था सेकंड आपका, ठीक है। तो आपको कॉल आ जाता है, आप जाओ और फिर आप स्क्रीनिंग के लिए जाओ। तो स्क्रीनिंग में तो बहुत से बच्चे होते हैं, मेरे साथ साथ में तो 10, मतलब 1000 1200 हर दिन बुलाते हैं वो बच्चों को, क्योंकि हर एक अलग अलग सॉर्ट में होता है। फिर उसमें से 20-25 होते हैं। तो वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है स्क्रीनिंग में। उसके बाद में आपको मतलब डिस्कशन टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एक टेस्ट होता है, उसके लिए अपेयर होना पड़ता है। तो वो दोनों मिला के आपका स्कोरिंग होकर टॉप 28-30 या उनके हिसाब से निकालते हैं। तो उसमें मेरा हो गया। फिर आगे की प्रोसीजर 5 दिन का होता है, बहुत बड़ा। तो अ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह जाना है, ठीक है। कुछ देखो, कुछ सर्विसेज ऐसे है जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर एसएसबी को जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे है कि सीधा आपको एसएसबी को जा सकते हैं, बस इतना है कि आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना है। सभी इसमें, ठीक है। ये आपका सेकंड वे हो गया, इंडियन आर्मी में है ये सिर्फ, ठीक है, याद रखो। तीसरा मैंने यहाँ पे है लिखा एईसी, जो रहते हैं आर्मी एजुकेशन, जो कॉप्स रहते हैं इंडियन आर्मी में, उसमें भी भर्ती होती है। वो होती है 23 से 27 साल आपकी उम्र चाहिए। इसमें आपका एजुकेशन मतलब जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, ये साइड के आपके जो भी कैंडिडेट्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MA, MSc in the following subject like MCom, MCA, MBA, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन को भी आप होंगे तो भी जा सकते हैं बिंदास, ठीक है। ये रहा आपका इंडियन आर्मी का। अगर आप MA, MSc, MCom ये साइड से, MBA साइड से, तो भी आप जा सकते हैं 23 से 27 तक, ओके। उसके बाद में चौथा वे है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये तो सबसे, मतलब लोग ज़्यादा ये चीज़ में बिलीव करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। ये होता है साल में 2 बार, यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इसकी उम्र है 20 से 24 साल आपका चाहिए। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और ओटी है, जो मैंने बोला ट्रेनिंग, जो भी ऑफिसर्स या होते हैं एकेडमी, उसमें आप भी भर्ती हो सकते हैं एज अ, मतलब आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये CDS 1 और CDS 2 2 बार होती है साल में, सबसे सही। और इसका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपको मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे डाल दिया, और रेफरेंस के लिए सिलेबस है तो वो भी मिल जाएगा। आप सिर्फ मुझे पिन करो कमेंट पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश, मतलब सिर्फ जो ओटी है, मतलब यहाँ पे कैसा होता है, जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते हो तो आपको सीक्वेंस पूछते हैं, मतलब कौन से सीक्वेंस में आपको लेना है। वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरियाज है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ओटीएम जब आपका हो जाए तो आपको किस सीक्वेंस के हिसाब से चाहिए, वो भी है रहता है। वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया है कि एयरफोर्स को आप पहले अप्लाई कर सकते हो या फिर बाद में नहीं कर, ऐसा कुछ चीज़ें है। लेकिन मोस्टली ये एग्ज़ाम जो होता है वो 2 सेक्शंस, मतलब सेक्शंस नहीं बोल सकता, लेकिन जो सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई किए, मतलब ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, उनको मैथमेटिक्स नहीं रहता है एग्ज़ाम में। वो सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज, मोस्टली फीमेल्स इसमें होती है ओटीए में, मतलब जो भी सी, ये एग्ज़ाम आपको मतलब एक के बाद एक के बाद एक ही होता है, 2 आवर्स 2 आवर्स और 2 आवर्स। लेकिन आप पहले 2 होने के बाद आप निकल जा सकते हो अगर आप ओटीए को अप्लाई किए हो सिर्फ, ओके। लेकिन आपने अगर तीनों को अप्लाई किए हो, आपको तीनों का अपियर होना है, तो फॉर इंडियन मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स, उसके लिए आपको तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। 2-2 घंटे के होते हैं, बीच में गैप होता है, ठीक है। तो एक दिन में ये हो जाता है एग्ज़ाम। ये होता है साल में 2 बार, ओके। जो भी आएगा नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ बताओ। ये होता है आपका फोर्थ वे, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये भी बहुत बढ़िया होती है, इसको एफकैट बोलते हैं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के लिए होती है, ठीक है। एयरफोर्स के लिए होती है। और यहाँ पे होता है फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, ओके। ये 2 होते हैं यहाँ पे पोस्ट। और जो भी है, मतलब टेक्निकल ब्रांच भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है।
एफ कैट भी साल में 2 बार होती है दोस्तों, ठीक है। ये सीधा आपको, और ये एग्जामिनेशन का सेंटर आपको मिलेगा आपके मतलब बगल में या फिर अगल बगल में। कुछ ये होगा, मेरे को तो ओझर जाना पड़ता था, ओझर में है केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे मेरा नंबर आता था, वहाँ पे मैं देता था। तो एफ कैट होती है वहाँ पे, तो आपका नंबर आ जाएगा जब भी आपको जाके एग्ज़ाम देनी है। ये भी एग्ज़ाम होती है, उसके बाद आपको जो भी सिलेक्शन होता है उसके बाद आप एसएसबी के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो एज फार एज फ्लाइंग ब्रांच, जो भी उसकी एज बहुत कम है फ्लाइंग ब्रांच की, वो है 20 से 24। उसके बाद में आपका जो ग्राउंड ड्यूटी है वो है 20 से 26, ठीक है। जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए होती है, ट्वाइस इन ईयर होती है, मैंने बोल दिया आपको। ये होता है मतलब कुछ कुछ आप पोस्ट देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए हमेशा शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, कम सर्विस आपकी फॉर मेन एंड वुमेन। ग्राउंड ड्यूटी में आप देखोगे तो पीसी मतलब परमानेंट कमीशन होता है मेंस के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मेन और वुमेन के लिए, ठीक है। ये एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है यहाँ पे फ्लाइंग में, जहाँ पे सेम कंडीशन है, ठीक है। तो और इसका जो एजुकेशनल मतलब क्वालिफिकेशन है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वो आपको चाहिए कि 50% चाहिए इच इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मतलब आप 10+2 मतलब 12वीं में आपको मैथ्स और फिजिक्स में 50% मिनिमम चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 3 इयर्स डिग्री, मतलब आपका 3 साल का डिग्री चाहिए पूरा 60% में, ठीक है। उसके बाद बी ए और बी टेक भी चलेगा आपका, लेकिन फॉर 4 ईयर कोर्स होता है, आफ्टर डिप्लोमा वाले ये सब होता है उसमें। तो 4 इयर्स का आपको चाहिए, वो भी 60% चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप मेंबरशिप भी होंगे, आप जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एनी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगर किसी से आप रिलेटेड वहाँ से आपने क्लियर किया है ये सब A1B एग्जामिनेशन, तो 60% आपके होंगे तभी आप एप्लीकेबल हो। उसके बाद में टेक्निकल ब्रांच के लिए आपको वापस से 2 सेक्शन है वहाँ पे, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना दोस्तों, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने कंप्यूटर से मेरा समझ लो मेरा कंप्यूटर से भी हुआ है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर जो ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस, उसमें कंप्यूटर भी आता है। आप अगर ये इनकी वेबसाइट पे या इनके नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो आपको कंप्यूटर भी है या फिर कोई आईटी कोई अलग ब्रांच है, आप दे सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है। आप भर सकते हो फॉर्म। मैकेनिकल में सारे मैकेनिकल साइड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये 50% आपको चाहिए, याद रखना। मैथ्स और आपका जो फिजिक्स उसमें आपके 10+2 लेवल में उतने चाहिए, ठीक है। बाद में ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए आपको 2 सेक्शन में बता रहा हूँ। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स में है, वो है पास्ट एटलीस्ट 10+2 ग्रेजुएट डिग्री विद 60%, 3 इयर्स का चाहिए। और अकाउंट ब्रांच के लिए आपका होना चाहिए फाइनेंस, पूरा फाइनेंशियल से रिलेटेड, मतलब बीकॉम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफाइड, सी एस सी एम ए सी एस सी एफ ए बी एस सी ए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, ओके। ये आपका होना चाहिए। इसका टेस्ट इस तरह होता है दोस्तों, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको सिर्फ एफ कैट देनी पड़ेगी। अगर आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई किए हो तो आपको दोनों देनी पड़ेगी, एक रहती है एफ कैट, एक रहती है ई के टी। दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहता है, हार्डली 10 मेरे मतलब बहुत कम गैप होता है, होता ही नहीं ऐसा ही समझो। तुरंत तुरंत देना पड़ता है। तो 2 आवर्स के लिए आपको 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, -1 होता है दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग है तो। है होती है तो क्या होती है। तो फिर और ईकेटी जो आपका होता है, जो आपके ब्रांच से रिलेटेड होता है, उसमें आपको 45 मिनट्स होंगे, 50 क्वेश्चन, 150 मार्क, अगेन +3 -1, ऑलवेज कीप रिमेंबर। ये ब्रांच में होता है। अगर आप कंप्यूटर भी है तो आपको कंप्यूटर के रिलेटेड आएंगे, साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई किया तो उसमें आएंगे, मैकेनिकल हो तो उसके रिगार्डिंग आएंगे, सिंपल, ओके। तो ये रहा आपका एक। उसके बाद में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एसएसबी होती है नेवी, वहाँ पे मतलब मेरे साथ में कुछ बंदे थे जो इन्होंने, मतलब हम 5 दिन जब रुके तब मिले थे कि जो नेवी के 5 दिन के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग थे वहाँ पे एसएसबी के लिए, तो मैं उनसे बात भी किया था, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली उनसे। तो यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपका जो होता है 22 से 27, अगर स्पोर्ट्स ब्रांच के लिए हो तो आपका जो भी है मतलब डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग और वो सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका एथलेटिक्स में अगर के लिए टेनिस में नेशनल कोई चैंपियनशिप है सीनियर लेवल वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो वो भी चलेगा, ठीक है। ये ऐसे वैकेंसीज आते हैं, ठीक है, 1 2 4। देखो आप डिफेंस सर्विसेज में जाओगे ना, आपको वैकेंसीज ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, इसलिए ना एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, 7 8 मतलब अटेम्प्ट लगते हैं लोगों को। मैं चाहूँगा कि
एक ही अटेम्प्ट में हो सबका, लेकिन सबका नहीं होता है, वही मैं बता रहा हूँ। बाद में लॉ का जो ब्रांच होता है उसमें 22-27 चाहिए आपका। बाद में आपके ऑब्वियसली डिग्री इन लॉ चाहिए 55%। नेवल कंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे बी बी टेक अगेन, मतलब आप जो बोल रहे हो ना एसएससी टेक का मैंने आर्मी का दिया था, तो ये यहाँ पे आप इंजीनियरिंग बेसिस पे इसमें दे सकते हो आराम से। 60% चाहिए आपको। आप अगर 19.5 से 25 आपकी उम्र है, आप बिंदास जाओ अप्लाई करो आपका एसएसबी। और इसका मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें रिटर्न नहीं होता है, आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसे है ना कि आप एसएसबी के लिए सीधा बुलाते हैं, कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसे है ना कि जिसमें आपको रिटर्न क्वालिफाई करके जाना है, जैसे सीडीएस का बताया मैंने। क्वालिफाई करोगे तो आप एसएसबी के लिए अपीयर होंगे, लेकिन सीडीएस की बहुत अच्छी बात है, ऐसी वैकेंसीज बहुत रहती है एज कम्पेयर टू ऑल, क्योंकि वो यूपीएससी क्रिएट करता है और हर साल होता है। और दूसरी बात ये कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसके बाद में सातवां जो मैं अगेन आर्मी का बता रहा हूँ, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, टीजीसी। इसको भी मैं तब अप्लाई करने वाला था लेकिन रह गया। ऑल ब्रांचेस के लिए होती है इंजीनियरिंग अगेन, ठीक है। ये 20 से 27 उम्र जो है, इसका भी एग्ज़ाम नहीं होता है, इसको भी आपको एसएसबी के लिए सीधा बुलाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये अभी चलता है, 132 तक पहुँचे है, तो ये हर साल आता है। बस इतना है कि भाई आप अनमैरिड होने चाहिए, ओके। 27 तक शादी मत करो अगर आपको डिफेंस में जाना है तो, ठीक है। तो ये आपका है एजुकेशन। हाँ, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज आर मीन्स एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। तो बिंदास कर सकते हो आप अप्लाई इसको टीजीसी। इसका भी इसी हर एक चीज़ का वैकेंसी पहले से बता देते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं, पूरे सा इंडिया भर में इसका एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद में यस, ये और एक स्कीम है जो यूईएस करके है, जो इंडियन नेवी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, मतलब सीधा आपको एंट्री मिलेगी। वो कैसे एंट्री स्कीम मतलब आपको ये अलग सी स्कीम होती है जिसमें ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है फाइनल ईयर, ओके। मतलब जो फाइनल ईयर में हु कैन अप्लाई एप्लीकेंट शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ बी बी टेक इन एआईसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ओके, आप होने चाहिए। और एक चीज़ सबसे बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप फाइनल ईयर में है, इसका मतलब टिल 5th सेमेस्टर ऑफ रेगुलर बी बी टेक आपका जो है ना 60% एग्रीगेट होना चाहिए, तो आप स्कॉलर चाहिए। मिनिमम परसेंट ऑन ज्वाइनिंग आईएनए मस्ट बी, ये भी एक क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स इन ओवरऑल, मतलब आप जब कंप्लीट भी करोगे ऑफ रेगुलर बी बी टेक, ओके। एज 21 से 24, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पोस्ट के लिए होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस एनी स्ट्रीम ऑफ बी बी टेक, पीसी एसएससी के लिए होता है, परमानेंट एंड शॉर्ट सिलेक्शन सर्विस, सॉरी, कमीशन। आईटी, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बी बी टेक चाहिए आपका, मेल एसएससी, ओके। अगेन टेक्निकल ब्रांच में जाओ, इलेक्ट्रिकल, नेवल, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग ब्रांच, और 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं आपको नेवल आर्किटेक्चर। सी फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ मेरे दोस्त थे जो मतलब उन्होंने भी बहुत नेवी में ज़्यादा ट्राई किया, क्योंकि रहता है फीमेल्स को जो नेवल आर्किटेक्चर है वो उसमें अच्छी एक ये रहती है, तो आप करो अप्लाई ये चीज़ को, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि यूईएस भी होता है, लेकिन अभी ये चीज़ है कि ये वही लोगों के लिए है जो आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में, मतलब इसके लिए आप एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं लाइफ में, वापस तो रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट करने वालों को लेंगे नहीं। आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर रिपीट कर रहे हो, मतलब आप कितने स्कॉलर हो पता चल जाएगा उनको। तो वो बात नहीं, जब सिर्फ मजाक था, लेकिन चीज़ ये कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ही साल, मतलब आप एक ही साल का अटेम्प्ट है आपका, बस ये जैसा नेवी का है आपको आर्मी का भी बताता हूँ, ठीक है। आगे आगे वो है प्री फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम फॉर मेन। नाउ दिस इज फॉर परमानेंट कमीशन, ओके। अब ये है आर्मी, ठीक है। 18 से 24 चाहिए। प्री फाइनल ईयर आपका अगर प्री फाइनल में है, प्री फाइनल देखो, आप प्री फाइनल में भी आपको बुला लेते हैं, ये भी एक स्कीम है। ऑल ब्रांचेस के लिए होता है, ओके। आर्मी जो HQ मतलब हेडक्वार्टर से रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन, फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंजीनियरिंग से स्ट्रीम वाइज, और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट्स इन फर्स्ट ईयर्स। अभी यहाँ पे थर्ड ईयर में ही हो आप, तो आपके 4 सेमेस्टर ही देखे जाएंगे, ठीक है। ये होता है, ओके। और ये सब राइट्स है ना आपको डिफेंस सर्विसेज के हाथ में होती है, ठीक है। मैंने 5 दिन बिताए तो वो तो समझ गया कि आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। आप
हर चीज़ में, क्योंकि आपको पता है, हमको बताया गया था कि आपका मतलब हमारा हार्डली सुबह से दोपहर तक सारा हो जाता था, सारे एसएसबी का सारा सब कुछ हो जाता था। लेकिन एक चीज़ थी ना कि आपका ना पूरा बिहेवियर भी आपको देखते हैं वो, मतलब जो वहाँ पे घूमते भी है ना लोग, ऑफिसर्स या जो भी लोग, ब्रिगेडियर्स और वो जो लोग भी घूमते हैं ना, आपका देखते हैं बिहेवियर, मतलब वो सब, मतलब वहाँ पे ऐसा है कि आपको पूरा वॉच, क्योंकि आप 5 दिन एज ए ऑफिसर्स वहाँ पे रुके, ऐसा समझो आप, तभी आप बिहेवियर वैसा ला सकोगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन इनका होता है भाई, देखो, रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ रिकमेंडेड हेड क्वार्टर से, इसका स्क्रीन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीन टेस्ट होता है, वो रिस्पेक्टिव मतलब जो कमांड हेड क्वार्टर से वहाँ पे प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द प्री फाइनल ईयर जो भी है, विल बी मेड बाय सिलेक्शन डिटेल बाय द कमांड HQ फॉर होल्डिंग प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज एट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वहाँ पे होता है। उसके बाद में जो भी इंटीग्रेटेड HQ ऑफ MOD, मतलब रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट, उनके पास पूरा पूरा है कि आपको कब मतलब शॉर्ट लिस्ट करें या ना करें, आप पूछ नहीं सकते। उसके बाद में जो भी शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको इंटरव्यू एट द सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद यूपी, मतलब या फिर भोपाल, बैंगलोर, या फिर पंजाब में, वहाँ पे होता है। फिर मतलब उसके बाद में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर अभी आपको देखता है। उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट भी आपको देखता है। फिर कॉलअप, उसके बाद आपका आता है कॉलअप एसएसबी के लिए। तो आप सोचो कितना आपको प्रोसीजर है इसमें, अच्छा खासा प्रोसीजर, क्योंकि यार आप प्री फाइनल में हो, वो तो पता होना चाहिए कि आप कितने मैच्योर हो आप सर्विसेज करने के लिए, तो ये तो होना ही यार। और इसमें आपको बताऊं, इसमें बहुत कम चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के चांसेस होते हैं कि जो आगे जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है और हर एक को ये रहता है ना। अभी प्री फाइनल थर्ड ईयर में कौन सोच पाएगा कि मुझे ये है, वो तो निकल जाता है थर्ड ईयर यार, एक बार निकल गया तो निकल गया, इंसान फाइनल ईयर में तो भी सोच सकता है। तो ये आपको ये है ना कि आपको थोड़ा ध्यान पकड़ के बैठना पड़ता है कि कब आ रहे कब नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आएंगे तो मैं पक्का डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ज़रूर शेयर करो आप, मतलब मैं बताता हूँ ना, मेरे भी अभी दोस्त लोग जब भी है या जूनियर है ना, मैंने उनको शेयर कर दी है मेरी इन्फॉर्मेशन, बहुत एक एक घंटा फ़ोन पे बात करके उनको बता दिया है, क्योंकि कैसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन अभी मैं उससे गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिन लोग नहीं, मतलब अभी दूर है, वो लोग एटलीस्ट सब अटेम्प्ट करें। आपको पता नहीं कहाँ हो जाएगा, देखो आपको पता नहीं होगा आप कहाँ पे बेस्ट दे दोगे, आप में बेस्ट है, पता नहीं होगा कि सारी सिचुएशन कैसे आ जाएगी और आप बेस्ट दे दोगे। ठीक है, तो yes, again back to this topic. Candidates will put through two stage selection procedure. Those who clear stage one will go to stage two, and those who fall in stage one will return on the same date. Next, आपको बताता हूँ मैं, ये हो गया बाद में 10वां। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। आप एज लिमिट देखिए, हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या होता है ना, 27 साल, उसके बाद में अगर आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, हरते बहुत से लोग होते हैं। और ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ना, वो अभी आपको बता दो एग्जांपल, MS धोनी, जिनको जो मिला था वो टेरिटोरियल आर्मी था, जो वहाँ पे आपको 2-3 महीने, 1-2 महीने काम पे जाना है। और ऐसा नहीं है कि आपको ले लेंगे हो गया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको बेस्ट, मतलब आपको ऑफिसर प्रूफ करना होगा खुद को, इसमें भी SSB है, इसमें भी रिटर्न एग्जामिनेशन है। ये दो तरह के लोगों के लिए होता है, एक होता है सिविलियंस, एक होता है एक्स एक्स ऑफिसर्स, दोनों के लिए होता है। तो आप सिविलियंस का जब भी निकलेगा, तो आप इंडिया के ऑब्वियसली सिटीजन होनी चाहिए, 18 से 45 आपकी उम्र होनी चाहिए, 42। इसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप आपका जो अभी कोई जॉब कर रहे हो, कोई आप प्राइवेट में, कोई गवर्नमेंट इसमें भी है, वो बंदा जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। आपको आपका जॉब करके ये करना है, क्योंकि ये जो है वो आपको सिर्फ 1 या 2 महीने करना है। तो सर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months एवरी ईयर ओनली, तो आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना है। बाकी आपका, आप एज अ आर्मी ऑफिसर, अनुराग ठाकुर भी थे अभी BCCI के, वो भी तो एक टेरिटोरियल आर्मी, बहुत सारे एक्चुअली ऐसे। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपको बहुत बेस्ट देना पड़ता है। इसमें देखो आपका रिटर्न होता है ये, उसके बाद SSB को बुलाते हैं। SSB में बहुत शॉर्ट लिस्टिंग होती है दोस्तों, उसमें आपको SSB में स्क्रीनिंग होगा, SSB में स्क्रीनिंग होगी और 10-15 25 निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 25 से 28।
उसके बाद में फिर आपको एसएसबी होगा, उसके बाद में आपके एक दो में सिलेक्शन होगा। तो वो सब एज लिमिट्स में तो बहुत से एप्लीकेशन होते हैं, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन चालू रखिए, पता नहीं आपका कहाँ हो जाए, सच में होता है। और अ, अ, मतलब बस करो, ये सोचो। इसका आप एग्जाम पैटर्न देखो, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 50-50 होते हैं, 100 होता है। इसका पेपर 2 होता है, तुरंत ही होता है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश इसमें भी 100, और आपका टोटल होता है 200 मार्क का। तो आपको इतने मार्क्स वहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिया जाता है, कितना चाहिए आपको मार्क्स, उसके ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और आप क्लियर हो गए तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। बाकी का प्रोसीजर और एसएसबी का ना आपको मैं पूरा डिटेल दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप जस्ट है ना पिन करो, मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ना आपको पूरा बताऊंगा मैं। उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड। मैं आपको सही बता रहा हूँ ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड मुझे भी बहुत लेट पता चला। पता क्या चला लेट, कि इसका भी ऐसा ऐसा होता है यार, आप जा सकते हैं। सी यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते, यहाँ पे आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है, बाद में आपका प्रमोशन रैंक चेंज होती है, कमांडेंट बन सकते हो आप। इसमें ना इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्लोमा के भी होते हैं, यांत्रिक के। ठीक है, तो जो भी डिप्लोमा बेस वाले हैं ना, उन्होंने भी याद रखो कि यांत्रिक करके एक पोस्ट है वहाँ पे डिप्लोमा वालों को लिया जाता है। ठीक है, अभी तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट के ही बारे में बता रहा हूँ आपको, जो इंडियन कोस्ट गार्ड में होते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत लोगों को पता नहीं होती है, तो मैं अवेयर कर रहा हूँ कि आप सब लोग ये चीज़ को भी देखिए। इसमें ऐसा होता है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड का सिर्फ एक अलग चीज़ मुझे क्या लगी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होते हैं, उसके बाद आप अपियर कर सकते हो। मतलब आप गए एसएसबी के लिए बुलाते हैं, यहाँ पे भी रिटर्न नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज़ है ना, जब भी फॉर्म निकलते हैं आपको 4 ही दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, और उसमें तुरंत डेट एसएसबी की भी आ जाती है। मतलब विद इन 10 और 15 डेज आपको एसएसबी के लिए भी बुलाया जाएगा। हेडक्वार्टर्स के मुंबई में है। उसके बाद में नोएडा में तो एफएसबी सेंटर ही है। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप पीएसबी और एफएसबी दोनों डिवाइड किए इसमें जा सकते हो। ब्रांचेस जनरल ड्यूटी, बाद में जो आपका पायलट उसके लिए भी होता है आपका। फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर आपका एग्रीगेट 60% देखते ही है वो, मतलब पहले आपका वेरिफिकेशन होता है, बहुत से बच्चों को वापस भेज देते हैं। इसमें भी अच्छा खासा आपको एज क्राइटेरिया दिखेगा, 20 से 25 तक का एज क्राइटेरिया लगभग रहता है। बाद में मैथमेटिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। ओके, 10+2+3 स्कीम आपकी होनी चाहिए। 60% आपके एग्रीगेट चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, यहाँ पे 60% चाहिए। और एक पोस्ट होती है ना जो टेक्निकल ब्रांच, ये मैंने गया हूँ बहुत बार दिया हूँ मैंने, एफएसबी में नोएडा में भी गया हूँ। तो इसमें 60% आपके एग्रीगेट चाहिए। ब्रांचेस आपको लगभग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल और जो भी उनकी मतलब 7 की ब्रांचेस है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले भी चलते हैं, मैं आफ्टर डिप्लोमा हूँ। तो आफ्टर डिप्लोमा फिर इंजीनियरिंग तो मैंने अप्लाई किया था, तो एफएसबी दिया हूँ मैं इसका भी। तो हाँ, तो आपको उसी प्रोसीजर में जाना है, उसके बाद आपका जो भी होता है उसके बाद हाँ, पूरे डिफेंस सर्विसेज में आपने कभी पढ़ा SC ST ओपन कोस्ट गार्ड में होता है। कोस्ट गार्ड में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। 30 साल का बंदा भी आपके पीछे आके बैठेगा। 28 साल का बंदा भी ओबीसी का आपके पीछे आगे आके बैठ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए आपकी, इवन उनको 55% का भी रिलैक्सेशन है, मतलब 60 नहीं, उनको 55 चाहिए SC ST को। तो हाँ, 12th के लिए नहीं है, बस आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर कोई है बंदा है ना कि मतलब उसको लगता है बाकी सारे तो आइटम मेरे हो गए, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप SC ST और ओबीसी में हो तो आप जाओ बिंदास, इसमें अप्लाई करो, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको दिखाए अभी। ठीक है, 11 वेज मैंने आपको बताए। ठीक है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कोई भी आपका क्वेरी होगा आप डालो। डिमोटिवेट मत फील करो, जो भी ये मतलब डिफेंस सर्विसेज में जाने की इच्छा करते हैं, या आपको कोई नोट्स, या फिर नोट्स तो नहीं बोल सकता, आपको कुछ चाहिए जो आपको लगे कि मतलब पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछिए, मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा। कुछ अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट पे वीडियो बना हुआ, तो मैं वो भी आपको रिगार्डिंगली एक एक टॉपिक पे बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ताकि बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर पता चलेगा। ठीक है, और मुझे भी पता चलेगा कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ताकि मैं और देखो बहुत से बच्चों ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैंने ये चीज़ की है। ठीक है,
तो ऑल द बेस्ट। आप बस कोशिश करिए, करते रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।